जी डॉक्टर रिजवान उप्पल आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब आपसे बहुत सी बातें करनी है। बहुत से ऑलरेडी हमें कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं और हमें क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पहले आपसे कर लूं क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं और आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि जिनको कोरोना होता है और फिर वो उससे ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ये कहना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि उस रिकवरी में भी बड़ा टाइम लगता है, हफ्ते गुजर जाते हैं और उनमें वो एनर्जी और वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आती जो पहले से थी। इसलिए वो कहते हैं कि जी नंबर्स में तो हमें रिकवर में डाल दिया जाता है लेकिन हमारी रिकवरी प्रोसेस बहुत लंबा है। इज दैट राइट? जी बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन ये तमाम पेशेंट्स में नहीं है। ये मुख्तलिफ पेशेंट्स की हेल्थ, जनरल हेल्थ के लिहाज से है। और मैंने ये देखा कि कई दफ़ा पेशेंट्स 10 दिन के बाद दे आर ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल, लेकिन किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आम तौर पे फुल रिकवरी में उसके बाद एक हफ्ता यूजुअली और लग जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं यूजुअली उनको 2 हफ्ते, लेकिन इसमें डाइट, रेस्ट उसका बड़ा रोल है। और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही कंटेजियस भी है। तो उसके बाद कई लोग रिकवर होने के बाद भी ये शिकायत करते हैं कि उनको नकाहत, कमजोरी और जब एक्सर्ट करते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं। तो यस, दिस इज वन कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब हम क्विकली मुख्तलिफ ज़्यादा हम सवाल शामिल करना चाहते हैं लोगों के, इसलिए हम क्विकली बात करेंगे। हमें माहम पूछ रही हैं शेखपुरा से कि उनके सूंघने की हिस्स आर्जी तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्हें ये लग रहा है, तो क्या दिस इज़ अ साइन कि उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है? बिल्कुल, ये एक एटिपिकल साइन है उसका। यूजुअली कॉमन जो हम हर एक को बताते हैं वो तो बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का चढ़ जाना, ये खांसी, ये कॉमनेस जो है। लेकिन कुछ एटिपिकल हैं जिसमें एक ये स्मेल का खत्म हो जाना, या जायके का खत्म हो जाना, या कंफ्यूजन हो जाना, ये 3-4 एटिपिकल साइंस है, या डायरिया होना, ये हो सकता है। लेकिन इस एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए कि लॉस ऑफ स्मेल कुछ एलर्जी के साथ भी होती है, तो ये भी हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए उसके साथ। अगर हमें पता हो कि हमारा किसी के साथ एक्सपोजर हुआ है या कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी स्मेल इफेक्ट हो रही है और बुखार भी हो रहा है और दूसरे सिम्टम भी हैं, हमें कोरोना पे शक करना चाहिए। ये एक कॉमन उसमें आजकल आ रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है। अच्छा, अदनान का फैसलाबाद से अलामात के बारे में सवाल था, वो तो इसी में कवर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो बड़ी वायरल भी हुई है और कुछ लोग जिनको लोग रिलायबल भी समझते हैं वो भी इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, सना मक्की। मतलब ये चाय के फॉर्म में ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं? डज इट एक्चुअली हेल्प? मतलब इसके क्या फवायद हैं? कोरोना के हवाले से लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली सना जो है ये हमारा एक पुराना एलोपैथिक प्रोडक्ट भी है जिसको हम यूज करते हैं, हर्बल भी है। सना कब्ज के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसको हमने कम कर दिया, बहुत थोड़ी दवाइयों में अब आता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स थे। और उनमें से एक ये थी शदीद लूज टूल भी करता है और जिगर के लिए भी कभी कभी नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर लोग इसको इस तरह इस्तेमाल आजकल जिस तरह कर रहे हैं इतने ज़्यादा लोग, तो उसमें कई लोगों को इतना ज़्यादा डायरिया हो जाता है या कब्ज कुशा है ये कि वो डिहाइड्रेशन में जाना शुरू होते हैं। तो मेरा ये ख्याल होगा कि चूँकि आजकल ये वायरल इन्फेक्शन में कोई मुस्तनद इलाज नहीं होता, हर्बल भी आती है, एलोपैथिक भी आती है, नॉन अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी सारी आती है, तो कई लोगों ने उधर से हर चीज़ फॉलो करनी शुरू कर दी। और मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो फैलती हैं तो लोग फ्रस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी कई पेशेंट से सुना भी है और ये देखा भी है कि कई लोगों ने इसको यूज़ किया और कईयों को डिहाइड्रेशन हुई। तो उसमें डिहाइड्रेशन इस वायरल इन्फेक्शन जो कोरोना है उसमें नुकसान दे, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, क्लियर कर दिया। तो प्लीज तमाम पेशेंट्स जो इस वक्त लड़ रहे हैं सना मक्की का बगैर सोचे समझे इस्तेमाल ना किए चले जाएं। इट इज नॉट गोइंग टू सूट एवरीबॉडी, तो लिहाजा ये भी बिल्कुल ही ब्लैंकेट इसकी वो ना समझें कि सारों के लिए बहुत फवायद है। अच्छा, मिसेस कलीम ने कराची से पूछा है कि उनके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हैं, तो वो कह रही हैं कि उन्हें कितना बचने की जरूरत है कोरोना वायरस से। देखिए, ब्लड क्लॉट्स आमतौर पे या पल्मोनरी एम्बोलाई होते हैं, क्रॉनिक इनका मेरे ख्याल लंग्स की प्रॉब्लम होगी आमतौर पे। मैं इसको यहाँ से अगर शुरू करूँ तो इनका सवाल का जवाब भी आ जाए कुछ लोग भी कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन उसका हम कहते हैं कि एसोसिएटेड और बीमारियां और उसके साथ कोरोना भी आ जाए तो क्या होगा। उनमें जो सबसे डेंजरस सिचुएशंस जिनके लिए ज्यादा चांस होते हैं, मोर देन 10 to 15% रिस्क बढ़ जाता है, वो है कार्डियक। उसके बाद हमारे पास डायबिटीज आती है और उसके बाद फिर ये लंग की कंडीशन आती हैं। तो ख़ास तौर पे जिस तरह इनका सवाल है कि हमारे लंग्स के अंदर ये क्लॉट्स हैं, इनके पल्मोनरी एम्बोलाई, इनको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, इनको अवॉइड करना चाहिए कि क्या नाम है, जितना बच सकें इस इलनेस से। और कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी हेल्दी पर्सन इनको रिस्क ज़रा ज़्यादा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये भी है, बहुत से लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स फील होना स्टार्ट हो जाए तो बिकॉज आवर हॉस्पिटल्स आर सो ओवरवेल्म्ड, तो फॉर अ व्हाइल एटलीस्ट आप अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने घरों में ये कोना बना ले। मतलब ये एक ऑल अक्रॉस द बोर्ड ये एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन कब तक आप वो रखें? मतलब व्हाट इज द अलार्म दैट गोज ऑफ कि आपको पता है कि आपको कुछ हो रहा है, आपको ड्राई कॉफ है, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, लेकिन अभी तक आपको कोई फीवर नहीं है, तो क्या बुखार होना शुड बी द लास्ट एप के जी इसके बाद तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर? या फिर इसके बाद इतने घंटे बाद या इतने दिन बाद आपने अपना कमरा एटलीस्ट अलग कर लेना? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल। आज से कुछ दिन पहले हम बार बार हाथ धोना, बचत की बात करते थे, वो तो अपनी जगह अभी भी कायम है। ये अभी रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब ये होना शुरू हो गया, बीमारी बहुत आम हो रही है। देखिए, जिस किसी को बुखार हो, खांसी हो, सांस की तंगी हो, सबसे पहले वो क्लिनिकली सस्पेक्ट करे कि मुझे कोरोना तो नहीं है, पहली बात। इवन ये घरों में इलाज, इस वक्त ज्यादा इलाज घरों में ज्यादा अच्छा हो रहा है। मोर देन 95% लोग ठीक हो जाते हैं। खुद माइल्ड इलनेस ज्यादा कॉमन है। अगर हम स्टैट्स के लिहाज से भी देखें तो ये तो घर में इलाज होना चाहिए। अपने आप को खुद इलाज करने कब करना है वो मैं बताता हूँ। एक तो जब आप देखें कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे जा रही है, उसके लिए या तो हम सेचुरेशन मीटर यूज कर सकते हैं, छोटा सा उंगली पे लगाने वाला मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो उसमें एक निशानी होती है कि हमारा सांस इतना खराब हो रहा है कि हम बैठे बैठे ब्रेथलेस हो रहे हैं, हमारी जुबान या हमारे ईयर लोब या लिप्स ये नीले हो रहे हैं, यानी कि हमारे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इसका मतलब है हमारे लंग्स इस वक्त पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त हम हॉस्पिटल से रजू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज रखूंगा, जब आपको शक पड़े कि मुझे कोरोना हुआ है तो अपने रेगुलर डॉक्टर से पहले रब्ता करें, नए डॉक्टर्स के पास मत जाएं शुरू में, क्योंकि हर डॉक्टर इस वक्त ओवरवेल्म्ड है। एकदम हॉस्पिटल को रश ना करें, हॉस्पिटल इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड हैं, उसमें सिर्फ वो पेशेंट जाएं जो कंट्रोल नहीं हो रहे। और घर में एक इलाज का मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि अगर किसी को इतना ज्यादा सांस खराब हो गया तो इसके लिए दो चीजें, एक तो उल्टा हम कहते हैं प्रोन लेट जाए, सीने पे लेट जाए और सांस से उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर होती है। दूसरा एक और चीज है हाई फ्लो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लें और उसको भी हम घर में यूज कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी हर डॉक्टर शहर साहब, में, ये हर सवाल बड़ा हॉस्पिटल में। अहम है पूछना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मंगवा लें, हम लोगों को नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है लोग कहाँ से daunt मिलेंगे। हो जाते हैं इस बात किसी से कि ये अब फार्मेसी हम से- कैसे करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल जाएगा? अस्पताल से मिलेगा, फार्मेसी से मिलेगा? हाउ टू अरेंज इट? देखिए, ये वो बातें हैं एज ए डॉक्टर मैं कभी किसी को कॉमन पब्लिक फोरम पे ना कहूँ ये, लेकिन ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है, पेंडेमिक है और घरों में बीमारी आ चुकी हुई है। हम आमतौर पे इलाज, दवाइयों के नाम इस तरह की चीजें नहीं बताते, लेकिन ये इस वक्त ऐसा है कि हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पे करीब तरीन किसी क्लिनिक पे अगर हो, नहीं घर में आप ज्यादा अफराद हैं तो किसी जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर अगर इजीली अरेंज हो सकता है, घर में होना चाहिए, जबकि ज्यादा लोग घर में अफेक्टेड हों और हमें नजर आ रहा हो कि बीमारी उनमें से किसी को अलामात बढ़ रही हैं। लेकिन मैं ये भी जरूर ताकीद करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, खासतौर पे ये इन्फ्लेमेबल होता है। बिल्कुल। तो इसके नजदीक है कोई ये चीज बहुत important आपने बातें बताई हैं। ये बच के रहना चाहिए, ये बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, Right. जोहेब अशरफ लाहौर से पूछते हैं, और ये बहुत से केसेस में हुआ है कि जरा रैपिड टेस्ट हुआ या और टेस्ट हुए तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई, लेकिन जब पीसीआर में वो नेजल नाक वाला टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या हम रिकवर कर गए कोरोना से या उसके बावजूद पीसीआर आने के हमें 14 दिन आइसोलेशन में रहना है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मेरे पास भी हर रोज हर दफा आ रहा होता है। देखिए, डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल सस्पिशन है कि मुझे कॉन्टैक्ट था, अब अलामात आ रही हैं, बुखार है, मुझे शक है कि मुझे हो गया, तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट है पीसीआर होता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में कहते हैं, या इसमें हम नाक से और गले से या दोनों जगहों से सैंपल लेते हैं और उसको हम एक खास लैब में भेज के टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। डायग्नोज सिर्फ इस पे होता है। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और एंटीबॉडी टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। आमतौर पे एंटीबॉडीज टेस्ट को हम जो यूज करते हैं वो एज एडिशनल एविडेंस अलोंग विद द पीसीआर या इम्यून स्टेटस देखने के लिए, और वो भी ठीक होने के 1 हफ्ते के बाद या पहले सिम्टम आने के 3रे हफ्ते के बाद हम उसको टेस्ट करके देखना चाहें कि हमारा इम्यून स्टेटस कैसा है, उसमें करते हैं। वो ये रहा कि कई दफा पीसीआर पॉजिटिव आता है तो एंटीबॉडी टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि वो उसमें गलती होती है। या पीसीआर नेगेटिव आए क्योंकि पीसीआर कई दफा पहले 2-3 दिन या कई दफा मिस हो सकता है।
तो वो नेगेटिव आया, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो पेशेंट्स लैब्स की तरफ भागते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सारी दुनिया में FDA, CDC, पाकिस्तान गवर्नमेंट हर कोई कह रहा है, लैब सारी कह रही हैं। तो मेरा मशवरा सब लोगों को होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कि शक कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और अगर अलामात हैं अपने डॉक्टर से रजू करें, वो कहता है कि PCR टेस्ट कराएं, या आप खुद भी करवाते हैं, उस पर पॉजिटिव आता है, या अगर आपका नेगेटिव आता है और आपके फिर भी अलामात है, 2-3 दिन बाद दोबारा करवाएं गैप के बाद, अगर वो पॉजिटिव है दैट्स इनफ, कुछ ना और करें। उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट का सोचें। राइट डॉक्टर साहब, अब ये जो सवाल आया है ये बेसिकली आई एम श्योर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल आपसे पूछ लेते हैं कि जब इंसान को पता चल गया कि जी उसको कोरोना है, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो उम्मीद के साथ जी उम्मीद के साथ कितने दिन या हफ्ते में एक्सपेक्टेशन रख सकता है इंसान के बेहतर हो जाएगा एवरेज? जी इसमें 3-4 चीजें मैं इकट्ठी बता दूं अलग अलग करके। सबसे पहले तो हो गया कि हमने ठीक कितने दिनों में यूजुअली होते हैं। मैं परसेंटेजेस अगर बताऊं, जो चाइना के अंदर जो स्टैट्स है उसके लिहाज से हमारे स्टैट्स अभी नहीं आए, हमारे स्टैट्स मैं उम्मीद करता हूं शायद इससे बेहतर हों। आम तौर पे जिनको ज्यादा सीवियर इलनेस होती है, 81% वो लोग हैं जिनको बिल्कुल माइल्ड इलनेस होती है और वो ठीक हो जाते हैं। 14% वो लोग हैं जिनको ज्यादा सीवियर इलनेस होती है, लेकिन उनमें से भी मेजॉरिटी ठीक होते हैं, और सिर्फ 5% हैं जो क्रिटिकल होते हैं। और क्रिटिकल से मुराद है जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, ICU और बाकी चीजें। अब वो जो पहले 81% थे उनके ऊपर जो आप ड्यूरेशन कहते हैं, आमतौर पर 10वें दिन लोग ठीक हो जाते हैं। ये जो आम पहले 81% है, 10वें दिन या बिल्कुल इनका ठीक हो चुका होता है। और उस वक्त हम अगर PCR भी करवाएं तो कई लोगों का PCR आ रहा होता है, लेकिन यूजुअली वो इन्फेक्टिव इतने नहीं होते। तो कहना ये मकसद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको आज पॉजिटिव हुआ PCR पे और अलामात भी आ गई हैं, तो आम तौर पे 10वें दिन पे जाके वो ठीक हो चुके होते हैं। और हम कहते हैं उसके बाद मजीद 3 दिन के बाद जब अलामात खत्म हो गई हों, तो आप कहते हैं यू आर फ्री, अब बेशक आइसोलेशन को कम कर दें, नंबर 1। या हम कहते हैं कि आज हफ्ता हो चुका हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैंने PCR करवाया और वो नेगेटिव हो गया, तो मैं एक और PCR कराऊंगा विद इन 24 to 48 आवर के गैप से। मतलब आज अगर एक मैंने करवाया वो नेगेटिव आया, तो एक और PCR जो 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे पे होगा, अगर वो भी नेगेटिव आता है, आई एम क्लियर। तो ये दूसरा हो गया। अच्छा, जल्दी से शहनाज का एक सवाल है, और ये सवाल मेरे से भी काफी लोगों ने पूछा। बाज लोग कहते हैं जी बच्चे वल्नरेबल हैं, बच्चों को नहीं होता है, बड़ी थ्योरीज चल रही थी कि बच्चे, बाज कहते हैं जी बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, बाज कहते हैं बच्चे इससे बचे रहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली साइंस? और खास तौर पे डॉक्टर साहब सवाल जो स्पेसिफिकली ये है कि क्योंकि अब लॉकडाउन में काफी नरमी आ गई है, अब जरा दोबारा से इजाजत है बच्चों को बाहर जाने की, तो फिर भी क्या एहतियात करें? देखिए, बच्चे सबसे ज्यादा सेफ हैं, मैं ये कहूँगा। अच्छा। उनको रिस्क सबसे कम है। आमतौर पे बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है। एसिम्प्टोमेटिक से मुराद ये बच्चे को हो गई, लेकिन वो उसको शायद इतना वो घर में बुजुर्ग को ला के दे देगा, जिस तरह इटली में हुआ, ज्यादातर बच्चों ने ला के बुजुर्गों को दिया। खतरा बच्चों ग्रुप में आता है, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको खतरा जरा थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू किड्स। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से मैं कहूँगा सेफ है, लेकिन ये असूल नहीं है। उनकी परसेंटेज या स्टैट्स जो बताते हैं वो इट इज लेस देन 0.1%। अब स्टैट्स के लिहाज से, एज के लिहाज से मैं जरूर एक चीज बताऊंगा, ये पूरी उम्मीद 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। वो लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उनमें 14% चांस रिस्क होता है कि क्रिटिकल डिजीज होगी। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा, उनको 1.5% रिस्क होता है कि वो क्रिटिकल डिजीज में जाएंगे। जो 40 से ज्यादा, उनको 40 से कम है, उनको 0.4 है, और 40 से नीचे जो है उनको 0.2, यानी कि 100 में से 0.2, यानी कि 1000 में से 2 मरीज। तो एक एंग्जाइटी जो फैली है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं एज ए डॉक्टर साहब को रिलैक्स कर रहा हूँ, वो रिलैक्स होकर लॉकडाउन, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम जो भी देखने में आ रही है, पेशेंट को कोरोना हो गया और वो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आधी बीमारी कोरोना से होती है और आधी एंग्जाइटी से हो रही होती है। Absolutely. और कई दफा मैंने देखे, मैं पेशेंट्स को एंग्जियोलिटिक्स भी दे रहा होता हूँ कि आप एंटी एंग्जाइटी लें, और दिस इज वेरी कॉमन कि 9वें दिन आके वो कहते हैं मैं टेस्ट भी ठीक हो रहा है, मैं बुखार भी उतर चुका हुआ है, सांस भी नहीं, फिर एकदम वो कहते हैं मेरा सांस खराब हो रहा है। एंड आई हैव सीन कि उनको एंग्जाइटी होती है कि मुझे शायद बीमारी है, फियर ऑफ अननोन, और वो सांस को खराब करती है।
तो डॉक्टर अल्लाह से पूरी उम्मीद भी हम रहे और अल्लाह इंशाल्लाह ये वायरल इन्फेक्शन से हमें बचा के रखे। इंशाल्लाह। बहुत डॉक्टर ही रिजवान मुफीद उप्पर सेशन रहा। बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया रिजवान, हमसे आपने बात करने का, पल्मोनोलॉजिस्ट। बड़े आसान अल्फाज में और बड़े समझाने वाले अंदाज में आपने इस तमाम सवालों के जवाब दिए। एंड विदाउट बीइंग, देखिए बात ये होती है सबसे पहले तो अपने इमोशंस निकाल दें, बी वेरी प्रैक्टिकल कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। और डॉक्टर साहब ने जो लास्ट चीज़ कही है, और मैं इसको डेफिनेटली सेकंड कर सकती हूँ क्योंकि सांस के इश्यूज कुछ मुझे भी हैं, बचपन से ही क्रॉनिक है। टेंशन लेने से सांस का इशू ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करें, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलमोस्ट कंट्रोल। मतलब अगर आपको दमे का भी कोई अटैक हुआ हो, एजमा भी हो रहा हो या लग रहा हो होने वाला है, जितना आप टेंशन लेंगे कि ये मेरे पास मेरा इनहेलर नहीं है, ये हो सकता है हो जाएगा, सो यू नीड टू रिलैक्स, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।